सो हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। मेरा नाम है रुपेश और जैसा आप सबको पता है सीएससी मैट्रिक्स पे हमने स्टार्ट किया हुआ हिस्ट्री थ्रू थीम्स। मतलब क्या है, हम पूरी की पूरी हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर थीम्स के थ्रू कवर अप करेंगे, जहां पे यूपीएससी बार बार हिट करता है। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जिनको पिछली क्लास के बारे में नहीं पता, लेट मी टेल यू, हमने पिछली क्लास में 40 मिनट के अंदर में पूरा पूरा स्टोन एज और वहां से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन तक सारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स को कवर अप किया था। इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट वेपन्स, कल्चर, जो भी उनकी लाइफस्टाइल था वो सब का सब हमने उसमें कवर अप किया हुआ है, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम कवर करेंगे वैदिक एज और महाजनपद। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वैदिक एज के टाइम पीरियड में सोसाइटी बन रही है, राइट, किस तरीके से पैस्टोरल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से चीजें बहुत ज्यादा चेंज होते हुए नजर आएगी और फिर हम महाजनपद तक अपनी कहानी को लेकर के जाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास आएगा वो होगा बुद्धिज्म और जैनिज्म, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस वेरी वेल कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यूपीएससी का थीम है। हर साल बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चन आता है। उस क्लास में आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो क्लास के बाहर से आएगा यूपीएससी में। हर कुछ हम कवर अप करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, वेदर इट इज आर एस शर्मा और तमिलनाडु और विपिन चंद्रा और एनी बुक, राइट, विल बी कवरिंग एवरीथिंग। एनीवेज, स्टार्टिंग अप विद द सेम। तो जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस। तो बेसिकली सीएससी मैट्रिक्स का ये अपना एप्लीकेशन है। आपको पता है कि एप्लीकेशन पे काफी सारे कोर्सेज चल रहे हैं और विकास सर भी अभी एप्लीकेशन पे और एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम पे एक्टिव है, वहां पे आपको मिलेंगे वो। यूट्यूब पे अभी वो एक्टिव नहीं है, राइट। तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इधर द कोर्सेज और यू कैन कम टू द टेलीग्राम, यू कैन हैव वर्ड विद हिम। ऑल्सो आपको पता है हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस विच इज वेरी वेरी फेमस, सर का भी काफी साल का एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने 6 के 6 बार मेंस लिखे हुए हैं, राइट। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी कट ऑफ क्लियर किया हुआ है। तो जिस तरीके का पीवाईक्यू एनालिसिस है, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट बेनिफिट ऑफ दिस। पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल भी मेंस लिखा था, एंड विद द सेम अप्रोच हमारा एक पाथफाइंडर 2.0 करके अपना मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। सो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस पार्ट। तो गोइंग अप अहेड विद द सेम, यस, दिस इज माय टेलीग्राम यूपीएससी बाय रुपेश। तो अगर आपको हिस्ट्री में कोई भी डाउट है, इशू, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, दिस इज माय प्लेटफॉर्म, यू कैन डेफिनेटली कम, वी कैन टॉक ओवर हियर, राइट। जो कि बेसिकली नहीं देखने को मिलेगा आफ्टर दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स, सारे डाउट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, बट इवन इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑन टेलीग्राम। सो नाउ स्टार्टिंग द क्लास, सबसे पहले हम आते हैं वैदिक एज को लेकर के। देखो, वैदिक एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और वैदिक एज की शुरुआत कहीं ना कहीं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड पे होती हुई नजर आएगी। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होता है तो बहुत सारी थियरीज थी कि इन्वायरमेंट के चेंज होने के कारण रिवर का कोर्स बदल गया, राइट, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गया। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी वो ये है कि आर्यंस का इन्वेजन होता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल एशिया से आते हैं और उन्होंने जो भी वहां पे आईवीसी के साइड पे रह रहे थे लोग, उनको मार दिया और वहां पे एक नई सभ्यता की शुरुआत की, एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड वैदिक पीरियड या फिर वैदिक कल्चर भी इसको कहते हैं। तो एक स्टोरी भी थी इसके ऊपर जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ मोल्ड, मृतकों का टीला। मतलब ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे डेड बॉडीज पे सेम मार्क का हमें सिंबल मिला, जिससे पता चलता है कि उनको वेपन से मारा गया हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने बता दिया था कि आईवीसी के लोग जितने भी थे उनके पास में एक तरीके की, वो कह सकते हैं आप, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी प्लस बिजनेस इकोनॉमी थी। मतलब वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स पिक पे था, उनके पास में आर्मी नहीं था, उनके पास में वेपन नहीं था। लेकिन जब हम वैदिक की बात करते हैं, जब हम स्पेशली आर्यंस की बात करते हैं, तो आर्यंस के बारे में कहते हैं कि कहीं ना कहीं आर्यंस हॉर्सेस से आते हैं, एक फाइटिंग कम्युनिटी थी, एक फाइटिंग ट्राइब थी। इनके पास में इस तरीके के बहुत ही स्ट्रॉन्ग शार्प वेपन्स भी थे, जिसके कारण इनको एक एज मिलता था बैटल्स में। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताओ तो हॉर्सेस का एविडेंसेस बहुत ही रेयर है। यूपीएससी ने तो मना कर दिया था कि हॉर्सेस के एविडेंसेस नहीं थे वहां पे। बट अगर आप वैदिक की बात करो, आर्यंस की बात करो, तो आर्यंस के टाइम पे हॉर्सेस बहुत ही प्रोमिनेंट थे। इनके एविडेंसेस, इनके यूजेस बहुत बड़े स्केल पे देखने को मिला हुआ है। तो एक कहीं ना कहीं आपको एक ड्रास्टिक चीज दोनों सोसाइटी में देखने को मिलेगा। अगर आप आर्यंस की बात करो वैदिक का ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है कि सेंट्रल एशिया से इनका लिंक नजर आता हुआ दिखता है। पहले स्टेपीज वाले एरिया में रहते थे, वहां से मूव करके सेंट्रल एशिया गए और वहां से फिर वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट, इफ यू पर्टिकुलरली सी द इंडियंस मैप, सो इंडिया का ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, यहां से इन्वेड करके इंडिया में आता है। और पर्टिकुलरली इस एरिया में इंडस रिवर बह रही है, यहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस जगह को इन्वेड किया, फिर इंडिया के अंदर है और इंडिया में भी अपने आप को एक्सटेंड किया इन्होंने इन्वेजन को, राइट। बाद में हमने देखा है कि महाजनपद बनते हैं, आज की क्लास में बताऊंगा महाजनपद कैसे बनते हैं, पहले हम आर्यंस को समझते हैं। इसके बारे में अगर आप इनका थोड़ा सा जिक्र करो तो कुछ ना इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है, मैं उनका नाम यहाँ पे दे देता हूँ। प्रीलिम्स में अगर ऐसे वर्ड आ गए तो घबराना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ना बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछता है। कोई एक पॉट का नाम दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये क्या है, पॉट है, कॉइन्स है या फिर रेवेन्यू सिस्टम है, बस ये जानना चाहता है कि एक्चुअली में ये है क्या। मतलब बहुत सरफेस नॉलेज चेक करता है
और कोई भी एक बहुत अचानक से बहुत ही हैपहजार्ड सा वर्ड यूज करता है, ऑर्नामेंट है, कॉइन है, कोई पॉट है, क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2-3 नाम को ध्यान रखना, एक है हिताइत इंस्क्रिप्शन, राइट, एनाटोलिया में, एक है कैसेट इंस्क्रिप्शन, राइट, और एक है मितानी इंस्क्रिप्शन, सॉरी इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, राइट, बट दीज 3 आर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। इसको इसलिए याद रखना क्योंकि अगर इनमें से किसी का भी जिक्र हुआ तो याद रखना दे आर इंस्क्रिप्शंस। ये क्या है, ये अभिलेख है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2023 में भी यूपीएससी ने ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का नाम पूछ दिया था और बोला था ये क्या है, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो यूपीएससी की आदत है स्पेशली एंशिएंट इंडिया में बहुत रैंडम सा नाम लेकर के आता है, पूछता है बताओ ये क्या है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट है, कोई पॉट का नाम है, कोई इंस्क्रिप्शन का नाम है, कोई कॉइन का नाम है, ऑलवेज रिमेंबर दे आर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू आर्यंस का लिंक आपको सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशियन कंट्री से मिलता हुआ नजर आएगा। इससे ये पता चलता है कि आर्यंस कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से इन्वेड करते हुए इंडिया को होते हुए अंदर आए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैप में दिखाने की कोशिश की थी। एक और इंपॉर्टेंट सा लिंक है, एक ज़ेंड-अवेस्टा, क्या है, ईरानियन टेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है, ज़ेंड-अवेस्टा। इसमें भी आर्यंस के जो भी गॉड हैं जिनके बारे में हम आज क्लास में देखेंगे कि आर्यंस के कुछ पॉपुलर गॉड थे, फॉर एग्जांपल इंद्र, वरुण, अग्नि, इस टाइप के, मतलब जो नेचर को पूजने वाले गॉड थे, इनका भी जिक्र हमें कैसा ज़ेंड-अवेस्टा वाली बुक में मिलता है, विच इज अ ईरानियन टेक्स्ट। सो दिस आल्सो समहाउ सिग्निफाइज कि ईरान या फिर इराक या फिर वेस्टर्न एशिया से उनका संबंध या मिडिल ईस्ट से संबंध होता हुआ नजर आता है। ओके, अब क्वेश्चन ना बहुत बार डिफरेंसेस पे आता है, मतलब ऋग वैदिक को लेकर के और लेटर वैदिक को लेकर के। देखो, जो अर्ली वैदिक एज है ना, इसको ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, हिंदी में ऋग वैदिक काल, और क्या बोलते हैं लेटर को उत्तर वैदिक काल, इस टाइप के डिफरेंसेस है। तो फटाफट डिफरेंसेस को देखेंगे। अगर आप बेसिक डिफरेंसेस को देखोगे क्या डिफरेंस है, तो आपको जो ऋग वैदिक एज है, यहाँ पे आपको ऋग्वेद एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इफेक्टिव और ऐसे कहते हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बुक, आपको ऋग्वेद दिखाई देती, जहां से आपको ऋग्वेदिक टाइम के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। बेसिकली उस टाइम को ऋग्वेदिक एज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम पीरियड में ऋग्वेदिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक थी, ऋग्वेदा, राइट, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। अब इस बुक में ना 10 मंडल थे, राइट। अब ये मंडल का मतलब है चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स है, 10 मंडल है, और उसमें कितने हाइम्स है, 1080। फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है 1028, नॉट दी 80, 1028, 1028 मंडल हाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो मंडल्स है ना, इनमें कौन कौन से, तो चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 8 तक ये जो मंडल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। क्या बोलते हैं इसको, सप्तऋषि मंडल। कीप दिस इन योर सबकॉन्शियस, अगर सप्तऋषि मंडल आ गया, सो मंडल 2 से लेकर मंडल 8 तक, ऑल दिस इज कॉल्ड द सप्तऋषि मंडल, राइट। क्यों, क्योंकि दिस वाज कंपोज्ड बाय 7 ग्रेट सेजेस, जो बहुत बड़े 7 बड़े जो सेजेस थे, साधु थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको कंपोज किया हुआ है, राइट। अब बहुत डिटेलिंग में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं आपको आज का जो गोत्र सिस्टम देखता है, इसका भी लिंक उन साधुओं से, उन सेजेस से होता हुआ नजर आता है। एनीवेज, दैट इज समथिंग अंडर द रिसर्च, हमें बस ये नाम याद रखना है। इसके बाद में जो आपका 10th मंडल है, ये स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, 10th मंडल, इसको क्या बोलते हैं, पुरुष शुक्ता, राइट। 10th मंडल हैज द फेमस पुरुष शुक्ता। इसके अंदर पुरुष शुक्ता भी है, क्या है, कैसे है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, पीएचडी नहीं करना, बस हल्का सा नाम याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट है आपका गायत्री मंत्र, पता है सबको गायत्री मंत्र के बारे में, विश्वामित्र जी ने इसको लिखा था, और ये 3रे मंडल में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए गायत्री मंत्र कौन से मंडल में, ऑलवेज रिमेंबर इट इज इन 3rd मंडल। एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछता हूं, अगर आपको पता हो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और नहीं पता तो जाके सर्च करना, बैटल ऑफ 10 किंग्स, हिंदी में बोलते हैं 10 राज युद्ध। फटाफट देखना कि कौन से मंडल में पाया जाता है, ऋग्वेद के क्वेश्चन आ सकता है यहां से। एनीवेज, गोइंग अहेड, अगर आप लेटर वैदिक एज की बात करोगे तो लेटर वैदिक एज में बाकी टेक्स्ट लिखे गए, अलग सी किताबें, कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस टाइप की वेद की किताबें कहां देखने को मिला हमें, तो लेटर वेद एज में देखने को मिला हुआ है। और भी बहुत सारी इसमें बुक दिखाई देंगी, फॉर एग्जांपल ब्राह्मणास। अब ब्राह्मणास क्या है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द डिटेल कमेंट्रीज और एक्सप्लेनेशन ऑन द वेदास। वेदास के ऊपर में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है कहीं ना कहीं ब्राह्मणास में देखने को मिलेगा। ब्राह्मणास वो किताबें थी जहां पे ये जिक्र किया गया था किस तरीके से यज्ञ को करना है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कहां देखने को मिलता है, ब्राह्मणास में देखने को मिलता है। गोइंग अहेड, आर्यंकास, आर्यंकास को फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं। इसके अंदर में आपको सिंबोलिज्म, सैक्रिफाइसेस, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसका जिक्र भी देखने को मिलेगा आपको किसमें, आर्यंकास में। उपनिषद, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपनिषद का जो लिटरल मीनिंग होता है, इट मींस टू सिट नियर द गुरु, किसी भी गुरु के पास आकर के बैठना, उपनिषद का जो लिटरल मीनिंग है। और उपनिषद कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल बुक है। कैसी बुक है, फिलोसॉफिकल बुक है, उसमें आत्मा, परमात्मा, ऐसे कॉन्टेक्स्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो ऑलवेज कीप थिंग्स इन माइंड। अगर मैं वेद की बात करूं तो 4 इंपॉर्टेंट वेद है, कौन कौन से, आपको ऋग्वेद दिख जाएगा, ऋग्वेदिक फेज, दैट इज द अर्ली वैदिक। उसके अलावा आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब क्या डिफरेंसेस है इसको आगे बताऊंगा, बहुत बेसिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता क्योंकि उसको लगता है कि ये सेल्फ अंडरस्टूड है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट से उपनिषद है, ब्रह्मणास है, उसको भी बता दूंगा, राइट।
तो उसके बाद से फिर वहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट ध्यान में रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट से वेद की बुक्स है, उसके बाद और कुछ अदर सोर्सेस में आपको ब्राह्मणास, आर्यंकस और उपनिषद इनके बीच के डिफरेंसेस पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ द बुक्स। अब बुक्स के अगर आगे चले आपको और क्या डिफरेंसेस दिखाई देगा, तो देखो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम अगेन एम्फसाइजिंग ओवर दिस, प्लीज टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। यहाँ पे आपको 7 रिवर्स दिखाई देंगी, इन 7 रिवर्स के कुछ एंशियंट नेम्स है, राइट। इन नेम्स को इसलिए याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया हुआ है और यूपीएससी पूछ सकता है। बहुत पहले यूपीएससी पूछता था, अभी पिछले 10 साल से नहीं पूछा, बट इट कैन डेफिनेटली फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे इसमें। क्या है, जैसे सिंधु, इंडस है ना, अब झेलम, वितस्ता, क्या नाम है, वितस्ता, चिनाब, अशिकिनी, रवि, परूशनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रवि परूशनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिला है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज युद्ध, बताऊंगा आगे 10 राज युद्ध क्या है, राइट। तो ये रिवर के पास में उसको देखा गया, राइट। बिपासा, ब्यास, अब इसको बिपासा बसु मत याद कर लेना, बी से ब्यास याद कर लेना। वैसे ही शत्रुद्री, सतलुज एंड सरस्वती घग्गर। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिवर है इसका एंशिएंट नाम अपने जो भी स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका के रख लो। एक बार सुबह शाम देखना, रट्टा मत मारना, इस चैप्टर में बहुत सारी रटने वाली चीज मिलेंगी, उसको नोट डाउन कर लेना। बाकी ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहां से इस पीपीटी को रेफर करके जो भी फैक्चुअल पार्ट है उसको रिवाइज कर सकते हो, वो वहां पे हैंड टू हैंड चलता जाएगा, राइट। चलो, सरस्वती वैली, इसको क्या कह रहे थे, ब्रह्मवर्ता भी कह रहे थे। और एक चीज याद रखना कि हिमालय और गंगा, इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि आज के टाइम पे आप जो गंगा रिवर की बहुत पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऋग्वेद में गंगा रिवर का उतना जिक्र नहीं देखा गया। सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया गया, तो एक तो इंडस है, और उससे भी ज्यादा जिक्र आपको कहीं ना कहीं सरस्वती नदी का किया हुआ नजर आता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट सी नदी है, नदीतमा भी कहते थे, मतलब द पायस रिवर, राइट। लेकिन इनका जिक्र आपको नहीं देखने को मिलेगा, बेसिकली हिमालय और गंगा को। चलो, अगर आप लेटर वैदिक में आओगे तो लेटर वैदिक में याद रखना कि जो आर्यंस है ना वो बहुत ज्यादा गैंगेटिक वैली वाला एरिया है, इस पे अपने आप को सेटल कर लेते हैं, राइट। और इस वैली को, इसको क्या बोलते हैं, आर्यवर्ता भी कहती है। आर्यवर्त शब्द आपको पुरानी जितने भी स्टोरीज हैं, मिथिकल स्टोरीज हैं, राइट, और रिलीजियस स्टोरीज है, उसमें आपको आर्यवर्त वर्ड बहुत बार दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप रामायण महाभारत देखेंगे, उसमें भी आर्यवर्त वर्ड का इस्तेमाल दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में आकर के सभ्यताएं बनने लग गई थी। एक सेकंड लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन महाजनपद के रूप में होता हुआ नजर आता है, स्पेशली कहां पे, गंगा वाले रीजन में। पहली क्लास में मैंने बताया था कि रिवर्स के आसपास में सभ्यताएं बनी हैं, बिकॉज रिवर्स हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, डेवलपिंग इकोनॉमी। वहां पे सॉइल बहुत ही अच्छी होती है, एग्रीकल्चर बूम करता है, सरप्लस होता है, बार्टर सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई रिवर्स एक बहुत ही मैग्निफिशिएंट रोल प्ले करती है। इंडस रिवर के पास में कौन सी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। गंगा के पास में आपको सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद देखने को मिलेगा, मगध का, राइट, जहां पे मौर्य और बहुत सारे रूलर्स रूल करते हुए नजर आएंगे। तो ये रिवर्स के कारण ही इन एरियाज के आसपास में बहुत ज्यादा सेटलमेंट ग्रो कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको आर्यवर्ता वाला रीजन भी वहीं पे देखने को मिलेगा जो गंगा के आसपास स्टैब्लिश है। लेकिन आप अर्ली वैदिक में देखोगे, ऋग वैदिक एज में, तो यहाँ पे आपको चीजें थोड़ा सा अलग दिखाई देंगी। एक जनरल सा डिफरेंस, बहुत बेसिक लेवल पे बच्चे बोलते हैं वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है, तो 1500, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, 1500 BC टू 600 BC, राइट। ये टाइम पीरियड को याद रखना। अर्ली वैदिक इसमें जो होगा, अर्ली वैदिक एज ये आपका 1500 से लेकर के 1000 BC तक होता है, राइट। और जो लेटर वैदिक एज है ये 1000 BC से लेकर के 600 BC तक होता है। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको बेसिक्स नहीं पता, जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो इफेक्टिव है, वो भी यहाँ से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जिनको रिवीजन करना है उनके लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। आप इसको 1.5 2x पे भी फटाफट रिवाइज कर सकते हो। एंड लेट मी टेल दिस टू एवरीवन ऑफ यू, अगर आप इस वीडियो को 2026, 27 से 28 में भी देख रहे हो तो उस वक्त भी ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। आर्यंस इसी टाइम पे आए थे तो हर साल इसी टाइम पे ही पढ़ना है हमें, राइट। एनीवेज, गोइंग अहेड विद द फ्लो, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको इसके आगे लेकर चलूं तो आपको सोसाइटी दिखाई देगा। आप देखो, सोसाइटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल चेंजेस बहुत ज्यादा आपको दोनों एजेस में देखने को मिलते हैं। अगर हम सबसे पहले चेंज देखने को देखें तो क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, लोग ट्राइब्स के फॉर्म में रहे, छोटे छोटे जन दिखते हैं, राइट। उसके साथ साथ में कहीं आपको इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में इक्वालिटी है। कास्ट और रिलीजन तो बहुत दूर की चीज है, यहाँ पे वर्ण सिस्टम भी इवॉल्व नहीं हुआ है। वर्ण सिस्टम की शुरुआत कहाँ होती है, लेटर वैदिक एज में, 4 फोल्ड वर्णा। वर्णा मतलब क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 तरीके से अपने सोसाइटी को डेवलप किया,
इसमें आपको वर्णा सिस्टम यहाँ पे बहुत ज्यादा फुल फ्लेजेड होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके की सोसाइटी दिख रही है। हाँ, स्लेव्स वर देयर फॉर द डोमेस्टिक पर्पस नॉट फॉर एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लेव्स का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस में स्लेव्स का इस्तेमाल ज्यादा है, एग्रीकल्चर में नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। एग्रीकल्चर में स्लेव्स हमें कहीं ना कहीं मौर्य वाले टाइम पीरियड में आते हुए नजर आएंगे देखते हुए, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ डोमेस्टिक पर्पस के लिए देखने को मिल रहा है। वरना उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है, सिंपल है, पेट्रिलिनियन सोसाइटी है। जो बेटा है उसके जन्म के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, मंत्रों का उच्चारण, यज्ञों का कंडक्ट किया जाता है, अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं ताकि घर में बच्चे बेटे के जन्म हो। कहीं ना कहीं हम देखते हैं सोसाइटी में ये लीनिएज बहुत साल से चलता आ रहा है, उसका इमर्जेंस कहीं ना कहीं हमें अर्ली वैदिक एज में भी देखने को मिलता है। फीमेल स्टेजेस, यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये सब ना थोड़े से एक्सेप्शन है, थोड़े से हाईलाइटेड फैक्टर्स है कि उस टाइम पीरियड में कौन सी फीमेल थी जो सामने आकर के दिख रही है। वुमेन इंपावरमेंट को बेसिकली उस टाइम पीरियड पे दर्शाता है। तो फीमेल स्टेजेस में याद रखना घोषाशिकता, निवावारी और अपाला। अपाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में कितने बार स्टेट्स में भी क्वेश्चन आया और पहले यूपीएससी पूछता था, तो वैदिक एज पे अपाला के ऊपर में क्वेश्चन आते थे, तो इनका नाम याद रखना। दीज आर द इंपॉर्टेंट फीमेल स्टेजेस। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है चाइल्ड मैरिज और सती, ये ना कहीं आपको जिक्र होते हुए नहीं दिखाई देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि चाइल्ड मैरिज और सती ये सब क्या बोलते हैं इम्प्योरिटी है, जो बाद के टाइम पे इवॉल्व होते हुए नजर आए, उस टाइम पीरियड पे चाइल्ड मैरिज सती आपको नहीं दिखाई देंगे। इसलिए आप देखोगे कि जब भी इंप्योरिटीज को काटना हो तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे गो बैक टू वेदास, क्योंकि उनको पता था कि वेद की किताबों में इन चीजों का जिक्र नहीं किया गया हुआ। अब स्वामी दयानंद सरस्वती इनके बारे में आपको पता होगा, बाकी हम उसको मॉडर्न इंडिया में जिक्र करेंगे, राइट। उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आर्य समाज के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे उसमें, सोशल रिलीजियस चेंजेस में। बट हाँ, वो इसलिए इस चीज का जिक्र करते थे क्योंकि उनको भी पता था कि सती और चाइल्ड मैरिज कहीं ना कहीं इंप्योरिटी के रूप में बीच में इवॉल्व हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये चीजें नहीं एग्जिस्ट करती थी, एंड दैट इज ट्रू। उसके साथ साथ में आपको दिखाई देगा विडो मैरिज जो है वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसका फॉर्म था नियोग। नियोग मतलब क्या होता है कि अगर घर में एल्डर ब्रदर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ थी उसको छोटे वाले भाई के साथ शादी कर लेना, मतलब कहीं ना कहीं घर में ही उनकी शादी कर देना ताकि चीजें चलती रहे, विडो मैरिज इन द हाउसेस, राइट। तो ये नियोग इसको कहते थे, ये प्रेवलेंट था। तो अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज नियोग, ऑलवेज रिमेंबर नियोग इज अ काइंड ऑफ विडो मैरिज। अब क्वेश्चन पूछ सकता है नियोग क्या है, कोई पॉट है, ऑर्नामेंट है, रेवेन्यू सिस्टम है, विडो मैरिज का है, तो क्या है विडो मैरिज है। इस तरीके से ब्लंट क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, कीप दिस थिंग इन माइंड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है, जो वेल्दी पर्सन था उसको गौमत कहते थे। अच्छा, गौमत, अब देखो इसमें गौ, गौ मतलब गाय, काउस, राइट, इसके बारे में जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको याद रखेंगे कि स्पेशली वैदिक एज में दो एनिमल्स जो आपको बहुत बड़े स्तर पे दिखाई देंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं दिख रहे थे, वो थे हॉर्स और एक था काउ। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनको बहुत कम, 9 के बराबर, हॉर्सेस का तो कहते हैं कि जिक्र ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं सुरकोटाडा के आसपास में कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं, बट स्टिल दे आर नॉट प्रोमिनेंट इन आईवीसी वाला टाइम पीरियड। कौन है प्रोमिनेंट, तो आईवीसी में हॉर्सेस भी प्रोमिनेंट है और गाय, काउस भी बहुत प्रोमिनेंट है, नॉट आईवीसी सॉरी, वैदिक एज में ये दोनों के दोनों बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, राइट। अच्छा, क्या लिखा हुआ, डॉटर को क्या बोलते हैं, दुहित्री, क्या बोलते हैं, दुहित्री। सो डॉटर वाज कॉल्ड दुहित्री, इसको याद रखना, राइट। फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं पता एक बेसिक बता रहा हूं। समाज को 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे ऊपर थे आपके ब्राह्मण, फिर थे आपके क्षत्रिय, फिर थे आपके वैश्य, फिर थे आपके शूद्र। इस तरीके से 4 पार्ट में पूरे समाज को डिवाइड किया गया था। बेसिकली इनिशियल डेज में डिवीजन था उनके काम के हिसाब से, जो पढ़ने लिखने में अच्छे थे उनको ब्राह्मण बना दिया गया, जो सोसाइटी को बचाने में और इन सब चीजों में बहुत एक्टिव थे वो क्षत्रिय बन गए। तो इस टाइप से पहले डिवीजन हुआ था, बाद में रिजिड हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, भले वो पढ़ाई करे ना करे, लेकिन वो एक लीनिएज की तरह चलने लग गया। बट इनिशियली इट वाज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन, तो ये एक डिफरेंस था। अच्छा, अनटचेबिलिटी यहाँ पे हमें अपीयर होता हुआ नजर आता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी स्टार्ट टू सी अनटचेबिलिटी हियर, और यहाँ पे वुमेन्स का कंडीशन भी डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा जो सभा थी, समिति थी, विधाता था, सभा समिति विधाता, उस टाइप के ना इंपॉर्टेंट से मीटिंग्स थे, हाउसेस थे जहाँ पे लोग आकर के मिलते थे। तो वहां पे अर्ली वैदिक एज के आसपास में ना वुमेन्स के पास में इक्वल पार्टिसिपेशन था कि वो मेन के साथ उन असेंबलीज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले कर सकती है। लेकिन लेटर वैदिक एज में वो पूरा उनसे ले लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स का कंडीशन धीरे धीरे क्या होता है, डेटोरियोरेट, गिरना स्टार्ट हो जाता है, राइट। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्सीनेस सोसाइटी में प्रेवलेंट होकर के बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ये बाद में बहुत ज्यादा पिक पे चला जाता है, वो आपको लेटर वैदिक में भी दिखाई देगा। अच्छा, गोत्र आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। गोत्र वाज द प्लेस वेयर कैटल रिसाइडेड विथ जनस, जहां पे कैटल रहते थे ना, मतलब गाय के रहने वाली जगह, वहां से गोत्र वर्ड भी आपको नजर आएगा। गोत्र का जिक्र भी ऋग्वेद में किया हुआ, तो गोत्र का भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जिक्र होता हुआ नजर आएगा। निषाद, चंडाला, शबर, ये सब क्या है, ये सब अनटचेबल्स है। तो अगर क्वेश्चन आ गया निषाद कौन थे, चंडाला कौन था, शबर कौन था, तो ये सब के सब क्या थे, अनटचेबल्स है।
चंडाल के बारे में आपको गुप्ता एज में बताऊंगा कि चंडाल की स्थिति और ज्यादा बुरी हो गई थी, अनटचेबल्स वहां पे बहुत ज्यादा चंडाल के रूप में देखने को मिलते हैं। सो विल स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर पैटर्न। सी हिस्ट्री में क्या है ना कि थिंग्स अचानक से नहीं आती है, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके सोशो इकोनॉमिक चेंजेस बदलने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले बैच में क्या बताया था कि आपने देखा था आईवीसी का साइट बन गया था आपका, कौन सा, जो महाराष्ट्र वाला जो साइट था, राइट, वो आईवीसी का पार्ट हो गया था। वो कहीं ना कहीं पहले चालकोलिथिक का भी पार्ट था। तो मैंने आपको कहा था कि चालकोलिथिक वाली सोसाइटी डेवलप करके आईवीसी में बन गई है, मतलब लोग वही हैं, समाज बदल रहा है। इट इज जस्ट दैट द टाइम इज चेंजिंग, और टाइम पीरियड चेंज होने के कारण उनका व्यवहार बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है, मतलब ये सारे के सारे जितने भी आपको कम्युनिटीज दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये चंडाला अचानक से गुप्ता एज में आ जाते, नहीं, ये ऑलरेडी रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, बट नाउ दैट इनके सोसाइटी में बहुत ज्यादा ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिल रहा है। गुप्ता एज में इनकी सोसाइटी में कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है तो हम पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वहीं पे आते हैं, इनका एग्जिस्टेंस पहले से भी है हिस्ट्री में, राइट। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन इन हिस्ट्री इन अ ग्रेजुअल मैनर। एनीवेज गोइंग अहेड, तो आपको द्विज, द्विज क्या है, मेल मेंबर्स ऑफ अपर थ्री वर्ण, उनको द्विज, आप जनेऊ देखते हैं ना कहीं, तो ये जो सेरेमनी है कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि जो अपर वर्णास है वहां के लोग ये परफॉर्म कर पाते हैं, उसका भी जिक्र यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। और हाँ, 4 तरीके के आश्रम सेक्टर आपको दिखाई देगा। क्या है आश्रम फूड, मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, राइट, वनाप्रस्थ, संन्यास। आज भी बहुत लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं, राइट। आपको पता है ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है, संन्यास मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से सोसाइटी में 4 तरीके के लोगों की जीवन थी, मतलब स्टार्टिंग वाला जो फेज होगा उसमें ब्रह्मचर्या का फॉलो करेंगे, फिर गृहस्थ जिंदगी में आ जाएंगे, राइट, फिर क्या होगा वनप्रस्थ, और फिर लास्ट में संन्यास, सब कुछ छोड़ देंगे, मोह माया से आगे निकलेंगे, संन्यास करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको लेटर वैदिक एज में इवॉल्व होकर के नजर आएगा। इस पे जो भी टर्म्स दिख रहे हैं उनको ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए मल्टी करेक्ट में आंसर आ सकता है, और फिर पूछ देगा ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दीस पर्टिकुलर एरियाज, सो कीप देम इन माइंड। ओके, अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडीज आपको नजर आएंगे। कैसे बॉडी नजर आएंगे, सभा, समिति, विधाता, गणा। पहले इनको समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या। देखो, सभा और समिति, सभा क्या था, स्मॉलर बॉडी था, समिति क्या था, लार्जर बॉडी था। याद करने का तरीका देख लो, सभा में कितने वर्ड्स है, SABHA 5 वर्ड है, समिति में कितने, SAMITI, यानी कि समिति में 6 अल्फाबेट है, सभा में 5 अल्फाबेट है। 5 अल्फाबेट ऐसे याद कर लेना कि छोटी बॉडी, 6 अल्फाबेट बड़ी बॉडी, सिंपल निमोनिक याद करने में दिक्कत नहीं होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर छोटी बॉडी है इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, कौन करेंगे, इंपॉर्टेंट मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो नेचुरल है ना। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स छोटी बॉडी, बहुत कम मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बड़ी बॉडी, बहुत सारे मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऑन ए पैरेलल नोट, सभा छोटी बॉडी, यानी कि यहाँ पे ब्राह्मण्स जो सीनियर मोस्ट लोग हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे, राजा होगा, उसके कुछ खास मंत्री होंगे, राइट। और समिति लार्जर बॉडी, गांव के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग आकर के उसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक से डिफरेंस याद रखना कि सभा और समिति में क्या डिफरेंस है। विधाता इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। विधाता मतलब क्या है, एक तरीके का ट्राइबल गैदरिंग है जिसमें वुमेन और एल्डर सबको अलाउ किया गया हुआ है, एवरीवन कैन कम। सो विधाता इज अ ट्राइबल गैदरिंग। आज भी आप देखते हो ना विधाता वर्ड यूज करते हैं हम, विधाता का एक्चुअली मतलब होता है ट्राइबल गैदरिंग। कहीं ना कहीं हमारी स्टोरी ट्राइब से होते हुए नजर आती है। मतलब देखो, इंडस वाली सिविलाइजेशन में टाउन्स चल रहा है, शहर चल रहे हैं, जैसे ही इंडस वाली सिविलाइजेशन के लोग खत्म होते हैं, आर्यंस आते हैं, अब वो क्या होता है, रूरल इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है, अब वो गांव की तरफ में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि फिर क्या होता है, रूरल टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम वैदिक एज को डेवलप करते हुए महाजनपद तक जाते हैं, तो फिर से अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसको सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। अगर आपको थोड़ा भी बाउंस जा रहा है, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। पहले फैक्ट्स बताते चलता हूँ, फिर लास्ट में कॉन्सेप्ट बता दूंगा किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। आयरन का खोज कहाँ पे हुआ और आयरन की खोज से सेकंड अर्बनाइजेशन यानी कि महाजनपद कैसे आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, प्लीज डू नॉट वरी, गिव मी नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, एवरीथिंग विल बी क्लियर, राइट। चलो, एक आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगा, जन एक छोटा सा यूनिट, उससे बड़ा कुल, विश्व उससे बड़ा कुल, इस तरीके से यूनिट्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था आपका मेडिवल इंडिया को लेकर, कैसा इसमें पूछ सकता है, राइट। व्रजपति इंपॉर्टेंस ऑफिसर है, राइट, इसको ध्यान रखना। कुलापा, ग्रामीणीज क्या है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स है, सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है थोड़ा बड़ा पार्ट बनते आ रहा है, कुल, ग्रामीण, आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स और पोस्ट नजर आते हुए दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पे ना आर्मी नहीं दिखाई देती है, नो स्टैंडिंग आर्मी। कहने का पर्पस क्या है कि जितने भी लोग हैं, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अच्छे सुनो, जितने भी लोग हैं सारे के सारे क्या है, ट्राइब्स है, ट्राइब एक साथ रह रहे हैं,
दो ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हुआ, ट्राइब के जितने भी लोग हैं एक साथ आके डंडा वंटा लेकर के लड़ाई करने चले गए, लड़ाई खत्म हो गई, सब वापस आके अपने काम में लग गए। मतलब स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। स्टैंडिंग आर्मी क्यों नहीं है? क्योंकि इस टाइम पीरियड पे कोई भी ट्राइब का जो हेड है, किंग है, उसको लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। ही इज नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो तो गवर्नमेंट इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, पैरामिलिट्री सबको सैलरी दे पा रही है। ये तो आप मानते हो, दिस इज नेचुरल। आपके टैक्स के कारण ही सबको सैलरी मिल पा रही है, हमारा देश चल पा रहा है। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स ही ना दो तो क्या गवर्नमेंट सब चीज को रेगुलेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अर्ली वैदिक एज में टैक्स सिस्टम था ही नहीं। अभी अगले स्लाइड में बताऊंगा इकोनॉमी में कि यहाँ पे टैक्स नहीं लिया जाता था। यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉलेंट्री ऑफरिंग। मतलब सपोज करो मैंने खेत में काम किया और मेरे पास अचानक से बहुत सारा अनाज उपज गया, तो मैं बोलूंगा चलो एक काम करते हैं, राजा को ना थोड़ा सा गिफ्ट दे आते। तो मैंने क्या किया? वॉलेंट्री जाकर के राजा को क्या कर दिया? ऑफरिंग दे दिया। इस ऑफरिंग का नाम था बाली। क्या नाम था? बाली, BALI। इसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री ऑफरिंग कहते हैं। अब राजा को कोई गिफ्ट दे रहा है तो इस बेसिस पे तो राजा किसी को सैलरी नहीं रखेगा। मतलब क्या है? आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने गिफ्ट ले लिया, अब मैं बोलूं कि हाँ लोग मुझे गिफ्ट दे रहे, काम करते हैं, मैं अपनी मिलिट्री खड़ी कर देता हूं। अब अगले महीने लोगों ने मुझे गिफ्ट ही नहीं दिया तो मैं सैनिकों को सैलरी कहां से दूंगा? मतलब एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो प्रॉपर सिस्टम आपको लेटर वैदिक एज में देखने को मिलेगा, जहां पे राजा सबसे फोर्सफुली टैक्स लेगा कि अब वॉलेंट्री ऑफरिंग हटाओ, अनाज कितना भी उपजा मुझे 1/4, 1/6, 1/3 जो भी उसने फिक्स किया है उतना मुझे टैक्स चाहिए। आप उसको टैक्स ला करके दोगे, अब वो टैक्स के पैसे से वो क्या करेगा? एक स्टैंडिंग आर्मी रखेगा। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टैक्स एंड कीपिंग ए स्टैंडिंग आर्मी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन, क्योंकि ये आपको यहाँ पे समझने में मिलेगा। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी देखो अगली साइड में बताऊंगा। देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने क्या बताया था पिछले वाले स्लाइड पे कि उनके पास में कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। क्यों नहीं थी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी? क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको पता चलेगा बलि क्या है, तो इट वॉज ए वॉलेंट्री गिफ्ट। वो राजा को वॉलेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। अब वॉलेंट्री गिफ्ट के बेसिस पे क्या राजा अपनी आर्मी रख सकता है? नहीं रख सकता। ऑन दी अदर हैंड अब यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलेगा कि सरप्लस प्रोड्यूस लेड टू बाली एंड भाग। बाली एंड भाग क्या? एक तरीके से टैक्स है। बाली कितना टैक्स है? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। भाग कितना टैक्स है? 1/12 ऑफ द प्रोड्यूस। मैंने इतने माइन्यूट लेवल की भी डिटेलिंग्स को दिया हुआ है कि अगर यूपीएससी ने कहीं फैक्ट्स को बहुत डिटेल में एस्केवेट करने की कोशिश की, यू शुड नो द आंसर। तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टैक्स सिस्टम फिक्स हो गया, यानी कि अब यहाँ पे आपको पिछले वाले स्लाइड में देखने को मिल रहा था कि आर्मी रखना वॉज पॉसिबल। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर टैक्स कैसे फिक्स हो गया? बहुत सिंपल है ना, यहाँ पे टैक्स क्यों नहीं फिक्स किया गया? द आंसर इज वेरी सिंपल। यहाँ पे लोगों के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं था। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं था। क्यों नहीं था? तो याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था स्टोन एज में और आईवीसी में, कि हम किसी भी एज का नाम इस बेसिस पे करते हैं कि वहां पे हम किस मेटल का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब स्टोन एज में हम पत्थरों के औजार बना रहे हैं, क्या पत्थर के औजार मजबूत होंगे? नहीं होंगे। आप थोड़ा सा भी उनको नोकीला बनाओगे टूट जाएंगे। कॉपर के तो थोड़े से मजबूत है कंपैरिजन टू पत्थर। तो अब क्या होगा कि एग्रीकल्चर बढ़ा। अब इस टाइम पीरियड में हमारे पास में कॉपर के ही इंस्ट्रूमेंट है, उसी से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जैसे लेटर वैदिक एज में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ क्या होता है? आयरन की खोज। आयरन वॉज डिस्कवर्ड। आयरन इज अ काइंड ऑफ मेटल जिसकी मदद से खुदाई करना, जुताई करना, एग्रीकल्चर करना इज इजी। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज आयरन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्लस बहुत नुकीला है। अगर वो नुकीला है तो कहीं भी उससे एग्रीकल्चर कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपेंड होता है, क्योंकि आयरन डिस्कवर हुआ, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ। जैसे ही एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ, यहाँ पे राजा ने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने टैक्स लेना स्टार्ट किया, अब उस टैक्स के पैसे से वो आर्मी भी रखने लग गया। यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको आर्मी भी दिखाई देगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ भी नहीं रटना है, की टर्म्स को छोड़ करके एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद कॉन्सेप्ट, प्रोवाइडेड आपने इसको कितने अच्छे से समझा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? शैल वी गो अहेड? चलो देखो, तो वो क्लियर हो चुका है। एक पिछले स्लाइड में कंटेंट था जो मैं आपको बताना भूल गया, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या है? देखो, बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको थोड़ा सा याद रखना। क्या है ये बैटल ऑफ 10 किंग्स? इसको 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं। हुआ क्या है, तो रवि नदी के पास, जिसको क्या बोलते हैं? परोशनी, जो मैंने आपसे पूछा था, राइट? और यहाँ पे राजा सुदास जो कि भारता ट्राइब के थे, ये जीत जाते हैं। यानी कि भारता ट्राइब के अगेंस्ट में 10 अलग अलग राजा जो थे, आर्यन किंग, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, राइट? 10 आर्यन किंग्स, उनका एक ग्रुप बन गया वर्सेस भारता ट्राइब अकेला। भारता ट्राइब ने उनको हराया, और भारता ट्राइब का रूलर के हेड कौन थे? सुदास थे। राजा कौन थे? सुदास। ये जीत जाते, और कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि यही भारता ट्राइब के ही नाम पे भारत देश का नाम रखा गया, मतलब ऐसा कहा गया। दिस इज व्हाट इज सेड, राइट? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है। इजी चैप्टर क्या, पूरी हिस्ट्री बहुत इजी है। जस्ट फॉलो दिस सीरीज, बी कंसिस्टेंट, सब कुछ याद हो जाएगा, राइट? और कहीं बाहर से नहीं पूछने वाला एग्जाम।
चलो आगे आते हैं। इसके बाद से मैंने आपको बता दिया कि बाली के बारे में क्या होता है। अब देखो ऊपर देख लो, पेस्टोरल और एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपको रूरल इकोनॉमी देखने को मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में अर्बनाइजेशन था, जैसे अर्बनाइजेशन खत्म हुआ रूरल इकोनॉमी की शुरुआत होती है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, कैटल्स बहुत ज्यादा फेमस थे, पॉपुलर थे। वेल्थ किसके पास कितना है, कैटल्स के बेसिस पे पता करेंगे। ज्यादा कैटल बहुत अमीर आदमी, कम कैटल गरीब आदमी, कोई कैटल नहीं है स्लेव, सॉरी। यवा, यवा क्या है, तो इट वाज द मोस्ट कॉमन नेम फॉर एनी ग्रेन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्रेन है उसका नाम क्या होता था, यवा, इसको याद रखना। यवा क्या है, बाली आई थिंक सबको याद हो चुका होगा, राइट। निष्का, निष्का क्या है, तो इसको ना गोल्ड पीस कहते हैं, कहीं ना कहीं मानते हैं कि सोने का कोई ऑर्नामेंट के फॉर्म में है, नॉट जस्ट द ऑर्नामेंट, कोई सोने का टुकड़ा, इसका नाम क्या है, निष्क है। और ये कहीं ना कहीं करेंसी की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट लाइक अ करेंसी। कहां पे, अर्ली वैदिक एज के आसपास में, इसको याद रखना। आयास जो था एक वर्ड था जो मेटल्स के लिए यूज करते हैं, राइट। गोल्ड को क्या बोलते हैं, हिरण्या भी बोलते हैं, राइट। हॉर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि हॉर्स का कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस थे नहीं थे, लेकिन वैदिक में हॉर्सेस थे। हॉर्सेस और वेपन्स के मदद से ही वैदिक एज जो थी उसको क्या बोलते हैं, लड़ाकू, लड़ाकू कम्युनिटी कहते हैं, राइट। ट्राइबिंग फाइटिंग कम्युनिटी भी कहते हैं, एक तरीके की जनजाति है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉर्सेस, तो इसको याद रखना। और के कलर्ड पोट्री या फिर पेंटेड ग्रेवियर कलर की पोट्री भी आपको उस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो इनको पोट्री कैसे दिखाएगा, सीधा पेंटेड ग्रेवियर, और के कलर नहीं देखने को मिलेगा। चलो अब यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना, जो मैंने बताया उसका जस्ट उल्टा। सबसे पहले आयरन डिस्कवर हुआ, जैसे आयरन डिस्कवर हुआ क्या हुआ, एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड। याद करना पड़ रहा है, नहीं, बहुत सिंपल है। एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ, क्या हुआ, सरप्लस प्रोड्यूस होने लग गया। सरप्लस प्रोड्यूस होने लग गया तो क्या हुआ, हमने टैक्स देना स्टार्ट कर दिया। बाली और भाग 1/6 एंड 1/12। जैसे ये सब काम स्टार्ट हुआ, अब जैसे आप टैक्स दोगे, आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, तब आपको ट्रेजरर रखना पड़ेगा जो पैसे का संभाल रखे, एग्रीकल्चर चीजों का संभाल रखे। ऐसे ऑफिसर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो सबसे पहला ऑफिसर का नाम क्या है, ट्रेजरर। ट्रेजरर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समग्राहित्री, समग्राहित्री, राइट। और एक है आपका भागदुखा। भागदुख मतलब क्या होता है, हु कलेक्टेड द टैक्स। अब ये ऑफिसर्स का नाम याद रखना, एक आपका ट्रेजरर और एक जो टैक्स कलेक्टर है। यहां से यूपीएससी पूछ सकता है समगित्री और भागदुका का क्या डिफरेंस है, दोनों में से किनका क्या पोस्ट था। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट प्लीज मेक श्योर ये आपको याद हो, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, शतमन कृष्णाला, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ क्या है, तो इसको कॉइंस, दे आर बिलीव टू बी कॉइंस, जो इस टाइम पीरियड में लोग यूज करते थे। दैट इज द काइंड ऑफ कॉइंस दैट इज बिलीव टू बी दिस, राइट। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। इकोनॉमी हमारा कंप्लीट हो गया, अब इकोनॉमी के बाद फटाफट आगे चलेंगे। चलो अब आते हैं फटाफट गॉड के ऊपर में। विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्विकली कवर करेंगे। इंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, रुद्र, इस तरीके के अलग अलग गॉड्स हैं जिनका जिक्र किया गया हुआ है। किस प्रकार के गॉड यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र मतलब गॉड ऑफ लाइटनिंग, राइट। गॉड ऑफ वॉर, युद्ध करने के दौरान भी इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी, राइट। आप देखोगे आज भी जो हमारे रिलीजियस बुक्स है उनमें इन भगवानों का जिक्र किया गया हुआ है, राइट। तो इसको ध्यान में रखना। ही इज द मोस्ट पॉपुलर, कौन, इंद्र भगवान। 250 बार इनका इस्तेमाल किया गया है। इनको पुरंदर भी कहते हैं या फिर डिस्ट्रॉयर और फोर्ट्स, राइट। किलों को जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं फाइटिंग गॉड भी इनको माना जाता है, राइट। बहुत ही प्रोमिनेंट है लेटर वैदिक एज में। इनका प्रोमिनेंस धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो गया, लेकिन इनिशियली बहुत प्रोमिनेंट थे। सिमिलर थिंग गो फॉर अदर गॉड, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। वंस यू रीड दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अबाउट। चलो गोइंग अहेड, वैदिक टेस्ट। अच्छा एक चीज याद रखना, वैदिक टेस्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 4 प्रकार की वेद होती है, ये तो पता है आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइट। उसके बाद मैंने आपको कुछ बुक्स बताया, ब्राह्मण का, आर्यंकास, और एक और बताया था मैंने आपको, जस्ट मिसिंग आउट द नेम। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट से बुक्स वहां पे बताए थे, राइट। उनको ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं श्रुति और एक को बोलते हैं स्मृति। श्रुति मतलब क्या, जिसको हमने सुना है, जिसको हमने लिखा नहीं है, जिसको हम सुन करके समझ रहे हो और आगे वाली जनरेशन को बोल बोल के पास करे, सो क्या बोलते हैं श्रुति। श्रुति कौन है, तो श्रुति आपको जितनी भी वेद है, फॉर एग्जांपल जो चारों वेद की किताब है वो सब क्या है, दे आर कॉल्ड श्रुति, क्योंकि इनको लिखा नहीं गया, इसको बोल बोल करके हम पास कर रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड श्रुति, इसको याद रखना, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट इज स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है, मतलब वो किताब जो हमने वेदास के ऊपर में अपनी कमेंट्रीज लिखी हुई है, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हुए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मृति बोलेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्मृति ऑन द अदर हैंड आर दोस that are recollected by normal humans। normal humans ने उसको रिकलेक्ट किया हुआ, जैसे कि आप देखोगे द डिटेल कमेंट्रीज एक्सप्लेनेशन किस चीज के ऊपर, वेदास के ऊपर, जो अलग अलग एक्सप्लेनेशन हमने लिखा हुआ है, ब्रह्मनास के रूप में, अर्यंकास के रूप में, उपनिषद के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
चाहे जो भी वेदांगास या उपवेदास है, ये सबके सब क्या दे आर दी स्मृतिज। तो स्मृतिज और श्रुतिज के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अब क्वेश्चन स्वैप कर देगा, श्रुति लिख करके स्मृति का डेफिनेशन दे देगा और स्मृति लिख करके श्रुति का डेफिनेशन दे देगा, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, बेसिक सा डिफरेंस। आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। गोइंग अहेड, देखो ये बहुत ही बेसिक सा है, मुझे लगता है सबने पढ़ा होगा, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ऋग्वेदा मैंने आपको बोल दिया सबसे पुरानी बुक है, उसको ऋग्वेद काल के भी नाम से जानते हैं ऋग्वेद को, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या क्या ब्राह्मणा और कौन कौन से उपनिषद इससे कनेक्टेड है। तो इससे जो ब्राह्मणा कनेक्टेड है वो है ऐतरेय या फिर कौतशकी। कौतशकी ये दोनों क्या है, ब्राह्मणा है, राइट। ब्राह्मणा क्या है, जो बताते हैं डिटेल तरीके से क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए किस तरीके से करना है, उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मणा। तो अब दिखाई देगा कि आपको वेद के अलग अलग ब्राह्मणास है, उन्हीं वेद के अलग अलग क्या है, उपावेद है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, वेद के ही अलग अलग उपावेद है। क्वेश्चन यहां से पूछा था, तो इसका उपावेद का नाम क्या है, इसका उपावेद का नाम है धनुर्वेद। धनुर्वेद इसका उपावेद का नाम है, वॉरफेयर, राइट। सिमिलर थिंग गो फॉर सामवेद एंड अदर वेद आल्सो। अगर मैं आपको बस बेसिक बता दूं तो आपका जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वेद, और इसमें ना बहुत सारे चाइंट्स के बारे में, मंत्रास के बारे में, लाइफ को लेके, डेथ को लेके, क्रिएशन को लेके, सेक्रीफाइस को लेके, ये सब चीजें इसमें आपको जिक्र करता हुआ नजर आएगा। सामवेद, साम याद करना, इसमें बोलते हैं ना समा बांध देना, म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो आपको दिखाई देगा जो भी मंत्रास है उनको हमने कैसे गानों के फॉर्म में, राग्स के फॉर्म में, रागनीज के फॉर्म में, मेलोडी के फॉर्म में लिखा हुआ इसमें पाया हुआ है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी ये फैक्चुअल है जो इसके ब्राह्मण और उपवेद है, इसको अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सो प्लीज कीप इन माइंड दीज आर द फैक्चुअल स्टफ बट दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्टेट पीसीएस में हर साल क्वेश्चन आता है, यूपीएससी पूछ सकती है, राइट। सो विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वी कैन डेफिनेटली रीड दिस अहेड। ये कुछ 6 फिलॉसफीज हैं, आपके आर्य शर्मा की बुक में लास्ट में दिया हुआ, यहाँ से यूपीएससी हर साल पूछती है। न्याय को किसने स्टार्ट किया, तो न्याय एक फिलॉसफी है, लॉजिक को लेकर के गौतम ने इसकी शुरुआत की है। मीमांसा क्या, रिचुअल्स को लेकर के है, जामिनी ने इसकी शुरुआत की है। उस तरीके से आपको दिखाई देगा योग क्या है, तो सोल और गॉड इनके बीच का यूनियन है जो पतंजलि ने शुरुआत किया। तो एक बार इसको रीड करोगे आपको पता चल जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट से फिलॉसफीज है जो आपको एंशिएंट इंडिया में दिखाई देंगे। देखो बेसिकली क्या है ना, सामख्या, योगा, वैशेषिका, न्याय, मीमांसा, वेदांत, ये सब क्या है, ये आइडियोलॉजीज है। ये आइडियोलॉजीज क्या है, मैंने 2 वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस आइडियोलॉजी की शुरुआत किसने की, मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया, ताकि आपको बहुत डिटेल में बहुत कुछ ना पढ़ना पड़े, एग्जाम इतना ही से पूछता है। इसके आइडियोलॉजी के एक्सेप्शंस, क्लॉजेस, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस वो जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कुछ सुना है या नहीं सुना है। और एंशिएंट इंडिया में ना इतना ही क्वेश्चन पूछने पे पेपर टफ हो जाता है, अगर वो डिटेल में चला गया तब तो वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। आप देखते हो पेपर जो एंशिएंट का आता है बस टर्म लिखा होता है, और वो टर्म क्या है 90% लोगों को नहीं पता, उसमें ही पेपर टफ हो जाता है। सो वो कभी भी इसके अंदर एस्केवेट नहीं करेगा कि बताओ ये फिलॉसफी का क्या क्लॉज था, क्या सब क्लॉज था, क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन था, नहीं पूछेगा। बट इतना तो याद रखना, कम से कम ये ध्यान रखना, और ये जेन्युइन भी है, राइट। चलो फटाफट आगे चलेंगे। वेदांगास मतलब क्या है, अब देखो इसको भी फटाफट देखेंगे, विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज़ दीस आर द फैक्चुअल स्टफ। देखो वेदांगास मतलब क्या है, किसी भी चीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, स्पेशली वेदास का, वन नीड टू अंडरस्टैंड वेदांगास व्हिच आर अ सप्लीमेंट ऑफ वेदा। आपको पता चल गया, जो भी वेदा का सप्लीमेंट इसको क्या बोलेंगे, वेदांगार्य। यानी कि आपको वेद को जानना है तो आपको वेदांगास भी पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में जान होना चाहिए। तो कितने 6 वेदांगा है, शिक्षा, निरुक्ता, चंदना, ज्योतिषा, व्याकरणा, कल्पा, ये सब के सब वेदांगास है। और इनके बारे में हल्का सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू द पीपीटी, रीड इट वंस, नथिंग टू अंडरस्टैंड, ओनली द फैक्चुअल पार्ट एंड स्किप, राइट। तो थोड़ा सा याद रखना कितने वेदांगास है, तो आई मेंशन 6 वेदांगास और इनके बीच के कुछ कुछ डिफरेंसेस। हाँ, कुछ ऑफिसर्स, अब ऑफिसर्स वाला पोस्ट मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ऑफिसर्स का पोस्ट फैक्चुअल है, क्वेश्चन आता है, स्पेशली याद रखना। अभी वैदिक एज में तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मौर्य में जो ऑफिसर्स है वहां से क्वेश्चन काफी बार आए हुए, और वैदिक एज के ही कुछ ऑफिसर्स आपको मौर्य में भी नजर आएंगे, तो उनको तो अच्छे से देख लेना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक आपको बताता हूँ मैं, व्रजपति, जो पैस्चर लैंड है ना उसके चार्ज में जो, उसको क्या बोलते हैं, व्रजपति, इसको याद रखना। सेनानी तो याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है, राइट। सेनानी मतलब क्या होता है, कमांडर चीफ, है ना, ये तो पता है। ग्रामिनी, ग्राम का हेड, ग्रामिनी हेड ऑफ विलेज, विलेज को ग्राम कहते हैं। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, पंचायती राज में ग्राम पंचायत, तो ग्राम से ग्रामिनी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, ये मैंने आपको उस वक्त बताया था। भागदुहा, जो रिवेन्यू कलेक्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवेन्यू वाले जितने भी ऑफिसर्स होते हैं यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि डाउन द लाइन आप भी सिविल सर्वेंट जब बनते हैं तो आप रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट में, पोर्टफोलियो में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू के ही काम में इंगेज होते हैं, तो ये वाला ध्यान रखना। एक और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बताया था मैंने आपको, संघहित्री, ट्रेजरर, इसको याद रखना क्योंकि ये पोस्ट आपको मौर्य के टाइम पीरियड में भी देखने को मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ में बाकी चीजों को आप स्किप कर सकते हो, कि ये आ सकते हो सपासास, मतलब स्पाइस, स्पाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना।
पुरोहित आपको आज भी गांव में दिखते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं ना, पुजारी, उनको पुरोहित कहते हैं, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। बाकी यू कैन स्किप, बट हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसको ध्यान में रखेंगे। चलो एक ये याद रख लेना, एक और इंपॉर्टेंट है दिस अशकपा। अशकपा मतलब अकाउंटेंट, अकाउंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और ये कुलापति, कुलापति मतलब कुला का मुखिया, हेड, फैमिली का हेड। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में विश्य या कुला एक तरीके का असेंडिंग ऑर्डर बताया था, उससे कुलापति था। तो ये जो 3-4 यहाँ बताया मैंने, इनको ध्यान में रखेंगे, बाकी इट इज गुड, गुड टू गो। मतलब ये 7-8 आपको ध्यान में होना चाहिए, और ये आपको बुक में भी दिख जाएगा, राइट। चलो अब आते हैं महाजनपद। अब यहाँ से ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो स्टोरी इवॉल्व कैसे हुई है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो रहा है, आर्यंस आ रहे हैं, उनको मारते हैं, और वहां से एक वैदिक कल्चर की शुरुआत होती है। कहीं ना कहीं अब देखोगे रूरल एरिया के कल्चर की शुरुआत होती है, गांव में वो बसते हैं, गांव वाली इकोनॉमी में बसते हैं, वहां पे ट्राइब्स आते हैं, ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हो रहा है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बहुत कुछ इवॉल्व हो रहा है। जैसे ही आयरन आता है, लोहे की खोज होती है, बहुत बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर एक्सपेंड होता है, क्योंकि आयरन की खोज होने के बाद में हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आ गया था, मेटल आ गया था, जिसके बेसिस पर हम एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना हमारे लिए इजी हो गया था। दिस इज इजी फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंड होता है, बताओ मैंने क्या क्या पढ़ा है। एग्रीकल्चर एक्सपेंड होता ही हमने बहुत प्रोडक्शन किया, ओवर प्रोडक्शन हुआ, तो उस प्रोडक्शन को हमने रीस्टोर करना स्टार्ट कर दिया। उसी प्रोडक्शन से हमने क्या, राजा को टैक्स देना स्टार्ट कर दिया, राजा ने आर्मी रखना स्टार्ट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, तो स्टार्टिंग में हमने देखा जन बना। जन क्या है, जन मतलब ग्रुप, ट्राइब, वैदिक एज, राइट। लेटर वैदिक एज में क्या बनता है, जनपद बनता है। जनपद मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स है वो एक जगह पे रहने लग गए, दैट इज कॉल्ड जनपद। मतलब पहले था जन, ग्रुप था, कोई ग्रुप वहां रह रहा है, कोई ग्रुप यहां रह रहा है, कोई ग्रुप वहां रह रहा है, मतलब एक ट्राइबल है, अलग अलग जगह पे ग्रुप्स रह रहे हैं। अब जैसे लेटर वैदिक एज आता है, अब वो ग्रुप्स एक साथ रहने लग गए, यानी कि जनपद बन गए। अब जैसे लेटर वैदिक एज में आयरन का खोज होता है, एग्रीकल्चर बूम करता है, सरप्लस रखना स्टार्ट कर देते हैं, मिलिट्री रखने लगते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जनपद अलग अलग जनपद के साथ लड़ाई करने लगते हैं कि मैं पावरफुल हूं तो मैं पावरफुल हूं। अब इनमें लड़ करके जो विजेता बनता है वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है आपका महाजनपद। दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ महाजनपद। इवोल्यूशन समझ में आना चाहिए, जनपद, महाजनपद, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड महाजनपद। जो हम महाजनपद की बात करें, ये महाजनपद। समझ में आ गया कैसे इवॉल्व हुआ है। अब देखो महाजनपद क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। महाजनपद मतलब हमने देखा वैदिक पेस्टोरलिज्म से सोसाइटी हमारी इवॉल्व हो रही है, जनपद बना, एग्रीकल्चर टूल्स आना स्टार्ट हो गए, मड सेटलमेंट से अब अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, वैदिक एज में हम पहले गांव में रह रहे थे, जैसे ही अब महाजनपद आया, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रहा है, हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हम फिर से अर्बनाइजेशन, फिर से शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम सेकेंड अर्बनाइजेशन। क्या होता है सेकेंड अर्बनाइजेशन, महाजनपद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनपद से महाजनपद का ये जो सफर था, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ना फीचर्स क्या है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जल्दी जल्दी फीचर करूंगा। यहाँ पे कुछ फैक्चुअल पार्ट मिलेगा, उसको कवर कर लेंगे। सबसे पहला आपका एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है क्या दिया हुआ है, द बेसिक यूनिट ऑफ सेटलमेंट वाज विलेज, ग्राम, ग्रामनी, अभी आपने देखा ग्राम का जो हेड था, राइट। एंड व्हेन टू विलेजेस मर्ज इट लेड टू व्हाट, संग्राम। जब दो गांव एक साथ मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे, संग्राम। तो ग्राम संग्राम ध्यान में रखना, अगर असेंडिंग आ गया तो छोटा है ग्राम, उससे बड़ा है संग्राम। आगे चलो, सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे क्लासेस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल नोबल, ट्रेडर, फार्मर, लेबर, बहुत सारे ऐसे क्लासेस आ जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्षत्रिका और एक कसाका। क्या है, फार्मर बिलोंगिंग टू शूद्र जाति, शूद्रांश के पार्ट थे ये दोनों के दोनों, याद रखना। क्षत्रिका और कसाका किसके पार्ट है, शूद्र के पार्ट है। शूद्र क्या है, तो मैंने आपको 4 फोल्ड वर्णा में भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिनको नहीं डिफरेंस पता फटाफट, ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा है, जो किंग के साथ डिसीजन मेकिंग में प्ले कर रहा है, क्षत्रिय जो युद्ध करता है, फाइटिंग क्लैन, वैश्य ट्रेडिंग कम्युनिटी जो पैसे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जैसे गुप्ता एज में बताऊंगा, गुप्ता उसको वैश्य कहा गया, ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट था वो, राइट। ट्रेडिंग कम्युनिटी, इससे मतलब मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ। एंड लास्ट है शूद्र। शूद्र मतलब जो इनमें से कोई भी काम नहीं करे, देयर कॉल्ड द शूद्र। फॉर एग्जांपल फार्मर्स हो गए या फिर कहीं पे स्लेव्स हो गए, सबके सब शूद्र का पार्ट है, राइट। तो आप देखोगे उसी में शूद्र में आपको 2 तरीके के फार्मर्स दिखाई देंगे शूद्र जाति के अंदर में। अच्छा, कॉइनेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का फेवरेट थीम है कॉइन्स। कॉइन में क्या है, तो कॉइन्स वर यूजफुल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या है, मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। इसको याद रखना, किन 2 एलिमेंट से, एक सिल्वर से और एक कॉपर से। और इसी को हम सबसे पहली बार क्या बोलते हैं, पंच मार्क कॉइन्स। यानी कि अगर क्वेश्चन आ गया कि पंच मार्क कॉइन्स की शुरुआत कहां से देखने को मिला,
महाजनपद से। पंच मार्क कॉइन का मतलब क्या होता है कि हमने सिल्वर पे और ये जो भी कॉपर है इन कॉइन्स के ऊपर, इन मेटल्स के ऊपर ना किसी चीज का मार्क बना दिया, पंच किया उसके ऊपर मार्क, दैट इज कॉल्ड पंच मार्क कॉइन, यानी कि स्टैम्प्ड विद सिंबल एंड इंस्क्रिप्शन, किसी के सिंबल किसी के इंस्क्रिप्शन को हमने उस पर क्या कर दिया, स्टैम्प कर दिया, छाप दिया है, ये पंच मार्क कॉइन बन गए। क्लियर एवरीवन? चलो नेम क्या है इसका, अब ये कॉइन्स का नाम याद रखना, कहां बना, क्वेश्चन आया हुआ यहां से यूपीएससी में, निका, राइट, कानिका, कामसा, पादा, मास्का। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट व्हाट कॉइन्स ऑफ व्हाट, आपको महाजनपद दिखाई देगा। आई एम अगेन सेइंग दिस दैट आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, प्लीज डू नॉट टेक इट बाय हार्ट, but these are important names, you have to recall them at any cost because examiner asks question from these kind of coins. So if I ask you कि coins का evolution में सबसे पहला coin कौन सा था, तो always remember this is पंचमार्क coin, जो यहाँ से आपको शुरुआत होते हुए नजर आएगा। फटाफट करेंगे। बहुत सारे रिलीजन डेवलप हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड में अलग अलग कम्युनिटी आ गए, अलग अलग महाजनपद बन गए, तो बहुत सारे रिलीजन डेवलप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका एंड चारवाक, की सारी फिलॉसफी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। मिलिट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से डेवलप हो रही है मिलिट्री, तो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज मिलिट्री यहाँ पे हो जाती है। और आपको दिखाई देगा कि अलग अलग मिलिट्री टेक्निक्स के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया। फॉर एग्जाम्पल एक है चक्रव्यूहा। चक्रव्यूहा क्या है, तो एक तरीके का आप मिलिट्री टेक्निक है जो महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया हुआ है। क्या है, कैसे, छोड़ो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, स्किप करना। अच्छा, ट्रेड के लिए ट्रेड रूट्स इंपॉर्टेंट है। एक है आपका उत्तरापथ, उत्तरापथ मतलब नॉर्थ इंडिया का जो रूट जा रहा है, जहां पे नॉर्थ इंडिया में आप जाकर ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा आपका दक्षिण पथ, जो सीधा साउथ इंडिया की तरफ लेकर के जा रहा है, जहां पे आप साउथ इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो। यूपीएससी पोर्ट्स और कॉइन्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछता है और रेवेन्यू के ऊपर में, तो ये पोर्ट्स का याद रखना नाम, क्या नाम है, ताम्रलिप्ता, तामलुक, बारुच, सोपारा, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। दीज वर द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स, ट्रेडिंग पोर्ट्स, कब, आपको महाजनपद में। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सपोज करो बारुच क्या था, तो रिमेंबर बारुच वाज अ पोर्ट, राइट। चलो एक ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए पॉज करके वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करना। बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा बुद्धिज्म है। कल के क्लास में आई शो यू किस तरीके से महाजनपद और बुद्धिज्म दोनों एक साथ आकर के अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि महाजनपद के टाइम पीरियड में ही बुद्धिज्म जैनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। तो यूपीएससी ने क्या किया, ना महाजनपद पे क्वेश्चन पूछा ना बुद्धिज्म पे, उसने दोनों को जोड़ करके उनके ग्रे एरिया पे क्वेश्चन बना दिया। दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से महाजनपद के टाइम पीरियड में, मतलब किंगडम में आपको दिखाई देते हैं गौतम बुद्धा का लाइफ रिलेटेड है, यानी कि सब के सब इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं जिसको ध्यान में रखना है। मैंने एक लिस्ट दे दिया है लगभग 16 महाजनपद के, राइट। इसमें क्या है, तो मैंने इंपॉर्टेंट महाजनपद, उनके कैपिटल, आज के लोकेशन, राइट, इसका एक लिस्ट बना दिया। फॉर एग्जांपल आपको महाजनपद, उनके कैपिटल, आज के लोकेशन, ये आपको दिखाई देंगे। दीज आर सम 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद, इनका नाम, इनका कैपिटल, रूलर का नाम थोड़ा सा याद रखना, फैक्चुअल है, अगर कहीं मैच द कॉलम में आ गया एग्जाम में तो क्वेश्चन बनना चाहिए। आई एम अगेन सेइंग दिस, प्लीज डू नॉट डू द रट्टाफिकेशन। मुझे भी सारों का नाम याद नहीं पता है, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में आ गया तो मैं पता लगा लूंगा किसका कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको जाकर के यू आर सपोज्ड टू रिकॉल, यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉल एंड रिमेंबर। रिकॉल मतलब चार में से कौन सा एक था, शायद ये वाला था, ये मैंने पढ़ा है, तो ये होता है रिकॉल। और रिमेंबर मतलब मुझे उसका नाम प्रॉपरली लिखना है, जिसे मेंस में कहते हैं। तो आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में बस रिकॉल करना है कि शायद इसका मैंने ये पढ़ा था, वो शायद वहां पर ट्रिगर करना चाहिए। वो कैसे होगा, इसको 10 बार रीड करो, रट्टा नहीं मारना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सो विद दिस आई थिंक वी आर डन विद द टॉपिक। आज के क्लास में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट, वैदिक एज एंड महाजनपद। आफ्टर दिस आई स्ट्रांगली फील आपका ये टॉपिक कवर अप हो गया होगा। सो दिस इज पर्टिकुलर फॉर टुडेज थीम। अगेन आई एम सेइंग दिस कि अगर आपको कोई भी डाउट है, इशू है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर दिस टू मी, और कोई भी इशू है वी कैन डेफिनेटली थिंग्स डिस्कस थिंग्स इन अ मच बेटर वे। सो आई थिंक दिस इज डन फॉर टुडे। कल की क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास वो बुद्धिज्म के ऊपर में होगी। सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितना भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करते चलो, और इस सीरीज को 2x पे 1.5x पे जितना आपको लग रहा है समझने में ईजी है, फॉलो करो एक कंसिस्टेंसी के साथ। आई एश्योर यू आफ्टर द एंड ऑफ द सीरीज हिस्ट्री विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। So this is for today. Thank you so much everyone. Take care. Chalo. Thank you.